हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज आज की जो हमारी ये वीडियो है वो जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो है हम लोग पर्यावरणीय शिक्षा की जो है अगली क्लास यानी कि छठी क्लास को हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें भी हम लोग जो है टॉप 50 जो है बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 5 क्लासेज जो है पर्यावरण की देख ली हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेज को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आप लोगों को बीएड सेकेंड सेमेस्टर के नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आप लोगों को सारी क्लासेज इन्वायरमेंट एजुकेशन की और टेक्नोलॉजी की जो है सारी क्लासेज आप लोगों को बहुविकल्पी माध्यम की जितने भी क्लासेज हैं सभी क्लासेज वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप लोग जो है मेरी क्लासेज को कवर कर लेना। तो आइए हम लोग जो है पर्यावरणीय शिक्षा की जो है अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि CSJMU यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का जो है 25 जुलाई से जो है एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उसी को जो हम लोग टारगेट बेस पे करते हुए जो है ये क्लासेज जो है लगातार चला रहे हैं। 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज जो है हर क्लासेज में जो है हम लोग करवा दे रहे हैं। तो हम लोग सीधे जो है हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की गणना कैसे की जाती है। जो वर्षा की गणना है वो जो है कैसे की जाती है। तो वर्षा की गणना वर्षा अनुकारक से की जाती है या फिर हुक प्रमापी से की जाती है या फिर वर्षा संवेदक से की जाती है या फिर वर्षा प्रमापी से की जाती है। तो जो वर्षा की गणना है जो वर्षण प्रमापी से की जाती है। वर्षण प्रमापी से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है वर्षा मापन की इकाई क्या है। वर्षा मापन की इकाई लीटर है या फिर मिलीमीटर है या फिर वर्ग मिलीमीटर है या फिफिर मिलीमीटर पर सेकंड है। तो वर्षा मापन की इकाई मिलीमीटर mm जिसे हम लोग कहते हैं यानी कि मिलीमीटर जो है होता है। तो mm जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कटाव किसे कहते हैं। कटाव जो है किसे कहा जाता है। कटाव जो है मृदा के अपरदन को कहते हैं यानी कि मिट्टी के कटाव को जो हम लोग कटाव कहते हैं। तो ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा या फिर मिट्टी का जो अपरदन होता है उसे हम लोग कटाव कहते हैं। अगला है कि नदी का जो है मी एंडरिंग जिसे हम लोग कहते हैं उसे क्या कहा जाता है। नदी का मी एंडरिंग किसे कहा जाता है। तो नदी का ऊपर और नीचे जाना या फिर नदी के बहाव की दिशा को बार बार बदलना या फिर नदी की वर्टेक्स या फिर नदी की हाइड्रोलिक उछाल। तो नदी की जो मीएंडरिंग है वो जो है नदी के बहाव की दिशा का बार बार बदलना जो है नदी का मीएंडरिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है। जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे जो है कम वर्षा क्यों होती है। मानसून लाने वाली वायु अरावली पर्वत से बाधित होती हैं या फिर मानसून लाने वाली जो वायु है वो जो है अरावली पर्वत से बाधित नहीं होती है, इसीलिए राजस्थान में जो है कम वर्षा होती है। अगर बाधित हो जाएंगी पर्वत से तो जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पर्वत से जो है बाधित बिल्कुल भी नहीं होती, इसीलिए राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान पे वर्षा जो है कम होती है। अगला है कि समुद्र का पानी नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। जो समुद्र का पानी है जो वो नीला प्रतीत क्यों होता है। पानी के नीले रंग के कारण या फिर समुद्र बहुत गहरा होने के कारण या फिर आकाश और जल परमाणु में प्रकाश का परावर्तन या छितरण होने के कारण। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा आसमान है या फिर आकाश है तथा जल परमाणु से जो प्रकाश का परावर्तन और छितरण होता है वो जो है आपको पता है आकाश नीले रंग का होता है। तो उसका परावर्तन जो है समुद्र पे डायरेक्ट जब उसकी प्रकाश पड़ती है तो वो जो है नीला मतलब कि दिखाई देता है, इसीलिए समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की मुद्रा या फिर मृदा कैसी होती। यहाँ पे मृदा है। उत्तर प्रदेश की जो मृदा है वो मुख्यतः कैसी होती। जो मिट्टी है यूपी की वो जो है कैसी होती है। तो यूपी की मिट्टी जो है जलोढ़ होती है। तो जलोढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पौधों के विकास के लिए उपयोगी मृदा आर्द्रता कैसे प्राप्त होती है। यानी कि पौधे का विकास के लिए जो उपयोगी मृदा आर्द्रता है वो जो है कैसे प्राप्त होती है। तो वो जो है हमेशा कोशिकीय जल से प्राप्त होती है। तो कोशिकीय जल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौसम अनुमान के लिए टीवी पर दिखाए जाने वाली तस्वीर लिए जाने का क्या समय है। जो मौसम अनुमान के लिए टीवी पर दिखाई जाने वाली तस्वीर जो है उसको जो है तस्वीर को लिए जाने का क्या समय है। तो उसको जो है 2:30 बजे दोपहर को 2:30 बजे लिया जाता है।
तो दोपहर 2:30 बजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण से सबसे अधिक गंभीर समस्या है? भारत में किस राज्य में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण से सबसे अधिक गंभीर समस्या है? वो जो है पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिन के समय जल स्रोतों का तापमान भूमि के तापमान से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या ऋतु पर निर्भर करता है? तो दिन के समय जो जल स्रोतों का तापमान है वो जो है भूमि के तापमान से जो है कम होता है। तो यहाँ पे कम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पानी क्या है? पानी पूर्ण विसारक है, पूर्ण अवशोषक है या फिर परावर्तक है या फिर कोई नहीं? तो पानी जो है एक परावर्तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सैटेलाइट डाटा कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? जो भारत में सैटेलाइट डाटा है वो जो है कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो वो जो है हैदराबाद से प्राप्त किए जाते हैं। हैदराबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाने पर थोड़ा मुड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? जो प्रकाश की किरण है हवा से अगर पानी में जाएगी तो थोड़ा मुड़ जाते हैं, ये जो है अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हाई स्कूल में, हाई स्कूल इंटर में, तो वहाँ पे जो है अपवर्तन आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आपको आसान लगेगा कि जो मतलब कि प्रकाश की किरण है वो जो है हवा से जब पानी में जाती है तो जो है मुड़ जाती है, तो अपवर्तन का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में उपलब्ध कुल जल की मात्रा में लवण जल का क्या परसेंटेज है? जो संसार में कुल जल है उसमें जो है लवण जल का कितना परसेंट है? वो जो है 97% है। तो 97% जो है लवणीय जल हमारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसका मुख्य कारण कम दाब होता है, यानी कि कम प्रेशर इसका जो है मुख्य कारण होता है। अगला, भारत में वर्षा मुख्यतः क्यों होती है? भारत में जो वर्षा है वो जो है मुख्यतः क्यों होती है? मानसून से, पर्वतों के कारण या फ्रंटल से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो भारत में जो वर्षा का मुख्य मतलब क्यों होती है वो मानसून से होती है। तो मानसून से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्षण के लिए वायुमंडल में केवल नमी की मात्रा जरूरी नहीं है, हाँ या नहीं? यानी कि जो कह रहा है इसमें कि जो वर्षा है उसके लिए, वर्षण के लिए वायुमंडल में केवल नमी की मात्रा जो जरूरी है या नहीं है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, केवल नमी का जो है मात्रा जो है होना जरूरी नहीं है, तो इसमें नहीं हो जाएगा। अगला कह रहा है कि धूल के कण वर्षण के लिए क्या अनिवार्य है? मतलब कि जो धूल के कण है वो जो है वर्षण के लिए अनिवार्य है या फिर नहीं है? तो बिल्कुल है, धूल के कण जो होते हैं वो वर्षा के लिए बिल्कुल भी अनिवार्य है। तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार कैसा होता है? तो गोलीय होता है। वर्षा का बूंद का आकार जो है गोलीय होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्षा की गणना कैसे करते हैं? वर्षा की गणना जो है कैसे करते हैं? तो जो है वर्षा का गणना जो है हमेशा ऊंचाई से करते हैं, तो ऊंचाई से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः भूजल स्तर में मानसून ऋतु में क्या कोई परिवर्तन देखा जाता है? तो सामान्यतः यानी कि भूजल स्तर में मानसून ऋतु में क्या कोई परिवर्तन देखा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल परिवर्तन देखा जाता है। इसमें जो है ऊपर उठता है, जो जल है वो जो है स्तर, जल का स्तर जो है मानसून में जो है ऊपर उठता है। अभी आप लोगों को जो है मतलब इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो है नदियों में अगर है या फिर कि कोई नदी है आपके आसपास तो वहाँ पे देखा होगा कि जो भूजल है यानी कि भूमि से जो जल का स्तर है वो जो है ऊपर उठ जाता है मानसून में, यानी कि वर्षा ऋतु में, तो हमेशा ऊपर उठता है। अगला है कि पानी का घनत्व तो कब अधिकतम होता है? जो पानी का घनत्व है वो जो है कब अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर जो है अधिकतम होता है। जो पानी का घनत्व है वो जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर जो है अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी गुणवत्ता का जल सीधे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जो अच्छी गुणवत्ता का जल है वो जो है सीधे या सीधे वर्षा से या फिर भूजल से प्राप्त किया जाता है। भूजल का मतलब भूमि के अंदर जो जल है उससे या फिर वर्षा से, यही जो है शुद्ध जल का यानी कि जो हम लोग प्राप्त करते हैं यही दो मतलब इसके मुख्य घटक होते हैं, वर्षा से या फिर भूमि के अंदर से जो जल निकालते हैं। अगला है कि जल का स्रोत वर्षा,
हिमगमन या अथवा भूजल कैसे पहचाना जा सकता है? जो जल का स्रोत है वो जो है कैसे पहचाना जा सकता है? तो समस्थानिक हस्ताक्षर से जो है इसको पहचाना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नदियों में क्यों प्रवाह होता है? नदियों में प्रवाह जो है क्यों होता है? जल विद्युत बल द्वारा, वायु बल द्वारा, गुरुत्वीय बल द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल द्वारा। तो गुरुत्वीय बल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल विद्युत कहाँ उत्पन्न की जाती है? जल जो विद्युत है वो जो है कहाँ उत्पन्न की जाती है? जहाँ होती है वो जो है क्या होता है? पानी की ऊंचाई होती है, वहाँ पे पानी में तरंग होता है, पानी का मोड़ या झुकाव होता है, दो नदियों का मिलन होता है। तो वहाँ जो है पानी की ऊंचाई अधिकतम होती है, जो जहाँ से जल विद्युत प्राप्त की जाती है, जल से जो विद्युत बनाई जाती है वहाँ पे पानी की ऊंचाई जो है अधिकतम होती है। वहाँ पे बड़े बड़े बांध बना के वहाँ पे टरबाइन सिस्टम द्वारा जल विद्युत प्राप्त की जाती है। तो पानी की ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल भूमि में अंतः स्पंदित होता है। जो वर्षा जल भूमि में अंतः स्पंदित होता है, अलग स्थानों पर अलग गति से जो है अंतः स्पंदित होता है। तो अलग स्थानों पर अलग गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा का उद्गम कहाँ है? गंगा का उद्गम जो है गंगोत्री से होता है। तो गंगोत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भूगर्भ जल भूमि के नीचे अलग अलग गहराइयों पर पाया जाता है। जो भूगर्भ जल होता है वो जो है भूमि के नीचे जो है अलग अलग गहराइयों पर पाया जाता है। ये बात सही है? तो हाँ, ये जो बात सही है कि यानी कि भूगर्भ जल है भूमि के नीचे अलग अलग गहराइयों पर पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है दिल्ली में पेयजल का मुख्य साधन क्या है? जो दिल्ली में पेयजल का मुख्य साधन वो जो है यमुना नदी है। तो यमुना नदी इस समय आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़ पे कि दिल्ली में जो है यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण दिल्ली में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। अगला है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करती है। प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है वो जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत दिया है, तो यहाँ पे डी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन तो है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये भी है, ओजोन ये भी है, हाइड्रोजन जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में जो है हाइड्रोजन को शामिल नहीं किया जाता है। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है उसके अनुसार जो है ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसको जो है हम लोगों को क्रम से लगाना है। तो इसमें जो क्रम से ये जो तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये क्रम से तो वैसे भी लगे हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद लास्ट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है इसका क्रम व्यवस्था है। अगला है उन पदार्थों के समूहों को चुनिए जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कह रहा है कि उन पदार्थों के समूहों को चुनिए जो सार्वत्रिक तापन यानी कि सबसे अधिक तापन या हीट उत्पन्न करने में योगदान प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और जलवाष्प, ये तीनों जो है इसको जो है सबसे अधिक हीट प्रदान करते हैं। तो यही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस से बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं? निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस से बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस अणु को जो थर्मल इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करते हैं और जलवायु प्रणाली को बदलने के लिए बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, किसके रूप में होते हैं? तो वो जो है ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम स्वरूप प्रकट होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम स्वरूप प्रकट होता है? ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र जल स्तर का बढ़ना जो है इसका दुष्परिणाम प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है हमारा कि जीवाश्म ईंधन के जलने के परिणाम, जो जीवाश्म ईंधन होता है उसके जलने का क्या परिणाम होता है। ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जाता है, या फिर ईथेन में वृद्धि होती है। तो जो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा कथन जो है गलत है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से गलत है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये तो सही है। ग्रीन हाउस गैस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है, ये भी सही बात है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जितना अधिक होता है पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान उतना ही अधिक होता है, ये भी सही है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ा हुआ उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया, ये गलत है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ा हुआ उत्सर्जन जो है प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये जो है मानव निर्मित एक प्रकार से प्रक्रिया है, क्योंकि मानव ने ही इसको प्रदूषित कर करके ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है गैसों का जो है बढ़ा दिया है। अगला है कौन सी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सी जो है प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ईथेन। तो इसमें ईथेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्राकृतिक गैस नहीं है, ठीक है। बाकी ये और जो है ये प्राकृतिक गैसें हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैसों में पशुपालन का परिणाम है। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैसों में पशुपालन का परिणाम है। तो मीथेन में जो है पशुपालन का परिणाम है, तो मीथेन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो CO2 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है। तो 6 है। जो क्योटो प्रोटोकॉल उसके अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या जो है 6 मानी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले फ्यूरियर ने पहचाना था। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिकतम प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, ये तो इसमें जो है दोनों इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया है। तो ग्रीन हाउस को प्रभाव को सबसे पहले फ्यूरियर ने पहचाना, ये भी सही बात है। ग्रीन हाउस में सबसे अधिक प्रभाव CO2 का होता है, ये भी सही बात है। तो जो है इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव में किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें जो है किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मीथेन को हम लोग मार्स गैस कहते हैं, तो मीथेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का क्या कारण है। जो पृथ्वी का तापमान लगातार वृद्धि हो रही है उसका जो है मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि है, या फिर औद्योगिक प्रगति है, या फिर ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है उसका गठन 1985 में किया गया था, तो 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। जो वन संरक्षण अधिनियम है वो जो है 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1980 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस खनिज खान से चशनाला त्रासदी संबंधित है। जो चशनाला त्रासदी है वो किस खनिज खान से संबंधित है। सोना से, मैग्नीज से, अभ्रक से, या फिर कोयला से। तो इसका आंसर कोयला हो जाएगा। कोयला से जो है चशनाला त्रासदी जो खनिज है वो जो है कोयला से संबंधित है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही जो है इसमें 50 क्वेश्चनों के सीरीज को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।